आज हम बात करेंगे रॉ के इतिहास में चले सबसे लंबे कोवर्ट ऑपरेशन CIT X की। ये बात है 1980 की सर्दियों की। पंजाब के एक छोटे से गांव फिदा में रहने वाले सुरजीत सिंह हमेशा की तरह अपने काम के लिए निकल रहे थे और अपनी पत्नी से कह रहे थे कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं 2-3 दिन में घर लौट आऊंगा। उनकी पत्नी को इस बात की आदत थी। हर 2-3 महीने में सुरजीत सिंह काम के लिए निकला करते थे और 2-3 दिन बाद काम खत्म कर वापस आ जाया करते थे। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी का 2-3 दिन का इंतजार हफ्तों में बदल गया, हफ्ते महीनों में और महीनों सालों में, साल दशकों में बदल गए, लेकिन सुरजीत सिंह घर वापस नहीं आए। आखिरकार उनकी पत्नी का ये इंतजार खत्म हुआ 30 साल 6 महीने बाद, जब जवानी में निकले सुरजीत सिंह बुढ़ापे में वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश की धरती पर वापस आए। असल में सुरजीत सिंह पाकिस्तान की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में सजा काट रहे थे। आखिरकार वो पाकिस्तान के इस जेल में क्यों कैद थे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बितानी पड़ी थी? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 1971 में। अपने बनने के 3 साल के अंदर ही भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। ये रॉ ही थी जिसके सुपरलेटिव इंटेलिजेंस की मदद से ही इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी के जुर्मों से आजादी दिलाई और साथ में अपना खुद का एक देश भी तोहफे में दिया, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 में जनरल नियाजी के सरेंडर करने के बाद और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार डालने के बाद पाकिस्तान पर राज कर रही पाकिस्तानी आर्मी और ISI के रिक्की जनरल को यह समझ में आ चुका था कि हिंदुस्तान पे वार करना उनके बस की बात नहीं। ये बात उनको अच्छे से समझ आ चुकी थी। सामने से वार करके सामने से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसीलिए पाकिस्तान ने कायरों की तरह हिंदुस्तान की पीठ पर हमला करने का फैसला किया और उस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उनको सपोर्ट करने का फैसला किया। चाहे वो पंजाब के खालिस्तानी हो या नॉर्थ ईस्ट के माओवादी हो या साउथ इंडिया के ALTT हो, पाकिस्तान की ISI ने उनको हर संभव मदद देनी शुरू कर दी। इसमें फाइनेंशियल मदद भी शामिल थी और सामरिक मदद भी शामिल थी। वो इनको पैसा भी देते थे, हथियार भी देते थे और गोला बारूद भी देते थे। पंजाब के लिए खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना ज्यादा आसान था क्योंकि पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। ISI की मदद से खालिस्तानी आतंकवादियों ने 2 दशकों के दौरान भारत में अलग जगह हमले करके 20,000 लोगों को मारा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उनको भी ये लगता था कि पाकिस्तान से बातचीत करके हर मसले को सुलझाया जा सकता है, इन आतंकवादी हमलों को रोका जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ावा दिया और खुद भी जनरल जियाउल हक से कई बार बातचीत की, उनसे मीटिंग भी की। लेकिन हिंदुस्तान में ISI द्वारा कराए जा रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और शायद यही वजह थी कि धीरे धीरे राजीव गांधी को ये बात समझ में आ गई कि लातों के भूत को बातों से नहीं मनाया जा सकता। जब ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तब राजीव गांधी ने रॉ के चीफ JK वर्मा को जैसे को तैसा यानी कि टिट फॉर टैट ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ प्लान करने को कहा। राजीव गांधी से हरी झंडी मिलते ही रॉ ने 2 कॉवर्ट ऑपरेशन ग्रुप बनाए। एक था काउंटर इंटेलिजेंट X और दूसरे का नाम था J, CIT X और CIT J। CIT J का काम था पंजाब में लोकल पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की हर संभव इंटेलिजेंस के हवाले से मदद करना और खली सिंह मूवमेंट की कमर तोड़ना। वहीं CIT X का काम था पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देना। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद पर हमला होता है तो कराची, पेशावर और मुल्तान में 2 हमले करवाना। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा सुरजीत सिंह इसी CIT X के सोल्जर थे। रॉ के अफसर में पंजाब के गांवों से स्पेशली वो गांव जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगे हुए थे, वहां से नौजवानों को कोवर्ट एजेंट के तौर पर रिक्रूट करना शुरू कर दिया और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस एजेंट का काम होता था पाकिस्तान जाके इंटेलिजेंट इकट्ठी करना, एक नेटवर्क क्रिएट करना और उस नेटवर्क को हर संभव मदद देना, चाहे वो मदद फाइनेंशियल हो
या किसी भी टाइप की मदद हो। सुरजीत सिंह बीबीसी की गीता पांडे को एक इंटरव्यू में बताया कि उनका काम होता था पाकिस्तान जाके आर्मी के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना। वो शाम को घर से निकला करते थे और ज्यादातर एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन में वापस अपने घर आ जाया करते थे और अपने रॉ के हैंडलर को जो भी डॉक्यूमेंट लेट थे वो हैंड ओवर किया करते थे। उनके अनुसार एक दिन रात को वो किसी काम के लिए पाकिस्तान निकले और आराम से पाकिस्तान पहुंच भी गए, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और वो वहां अरेस्ट हो गए और उनको मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में अपील के बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। तो ऐसा क्या हुआ सरबजीत सिंह के साथ? किस धोखे की बात कर रहे थे? बात है 1997 की। इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने रॉ को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन CITX फौरन बंद कर दे, रातों रात बंद कर दे। मोरारजी देसाई की तरह ही इंद्र कुमार गुजराल भी रॉ को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि रॉ के इन कोवर्ट ऑपरेशंस की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो रहे हैं। वो बात अलग थी कि उनको ISI जो हिंदुस्तान में हरकतें करती, बॉम्ब ब्लास्ट करवाती थी, उन पर कभी इंद्र कुमार गुजराल ने कभी कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान में इंद्र कुमार गुजराल को सिर्फ वो ही दिखाई देता था, उनको सिर्फ रॉ की ही गलतियां दिखाई देती थी। सुरजीत सिंह की तरह ही 2 और कोवर्ट एजेंट थे जिनके नाम थे करामत रोही और गोपाल दास। करामत रोही ने पाकिस्तान की जेल में 20 साल गुजारे और गोपाल दास ने पाकिस्तान की जेल में 27 साल गुजारे। गोपाल दास ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें भारत सरकार से मुआवजा दिलाया जाए। वो अपनी जिंदगी के 27 सालों का मुआवजा मांग रहे थे। वो उन 27 साल का मुआवजा मांग रहे थे जिन 27 सालों में किसी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस बात की कोई सबूत नहीं कि आप रॉ के लिए काम करते थे। दोस्तों, ये हद हो गई थी। अगर ऐसा नहीं था तो उनको किस बात के लिए पाकिस्तान में किस बात की सजा मिली थी? क्या रॉ अपने कोवर्ट एजेंट को आइडेंटिटी कार्ड देती है? दोस्तों, इन चीजों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। कोवर्ट एजेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनसे जो बातचीत होती है वो मौखिक होती है। उनके कोई लिखित सबूत नहीं होते, कोई रिटर्न प्रूफ, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि इन ऑपरेशन में देश की सरकारों को इंटेलिजेंस एजेंसीज को टोटल एंड कंप्लीट डिनाइटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। और अगर किसी भी तरह की अगर गड़बड़ हो जाती है तो उनको अपने एजेंट को डिसऑन करना होता है। इसके लिए रॉ किसी भी तरह का प्रूफ अपने पास नहीं रखती। हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे वीर देशभक्त अपने परिवारों को छोड़कर इतने खतरनाक मिशन पर जाते हैं, अपनी जान पर खेलते हैं, हमारी जान की रक्षा करने के लिए, ताकि हम चैन से रह सके। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनकी कोई सुध नहीं लेता, उनके परिवारों की भी कोई सुध नहीं लेता है, उनके परिवारों को एक कौड़ी भी नहीं मिलती। हमारे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने न जाने कितने एजेंट और उनके परिवारों की जिंदगी तहस नहस कर दी। दोस्तों, मशहूर इंग्लिश नोवेलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था, "We sleep soundly in our beds because rough man stands ready in the night to do violence on those who would harm us." उनका मतलब ये था कि हम अपने बिस्तरों में रात को इसलिए चैन से सो पाते हैं क्योंकि जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको बराबर का जवाब देने वाला कोई मौजूद है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसके बारे में अपने जो भी ख्यालात हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।